हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म। यहाँ पर आप देखिए थिकनेस टी की आपके एक थिन फिल्म ली है, उसका ऊपर वाला सरफेस और उसका नीचे वाला सरफेस, बीच में आपके पास क्या है, जिस भी मीडियम की वो बनी होगी, अगर कांच की बनी हुई है तो यहाँ पे कांच होगा, पानी की बनी हुई है तो यहाँ पे पानी होगा, और दोनों साइड में हमारे पास हवा है, एयर है। ए बी एक इंसिडेंट रे आई, बी पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो गए, मतलब परावर्तन और अपवर्तन दोनों हो गए। सो बी आर वन जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है और बी सी आपके पास रिफ्रेक्टेड होगी। सी पॉइंट पे जाके फिर से इसका रिफ्लेक्शन, मैंने हर पॉइंट पे जब भी ये किसी सरफेस पे गिरेगी उस सरफेस से इसके दो पार्ट होंगे। उस सरफेस पे एक तो इसका रिफ्लेक्शन होगा और एक इसका रिफ्रैक्शन होगा, दोनों ही हमारे पास होंगे। सो बी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बी आर वन डायरेक्शन में हो गई, फिर सी पॉइंट पे पहुंची, सी पॉइंट पे फिर से इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सी पॉइंट पे वो किस डायरेक्शन में है, सी डी में, और जो रिफ्रेक्टेड है वो कौन सी है, सी टी वन में। अब डी पॉइंट पे फिर से लाइट गई, डी पॉइंट फिर सरफेस पे आ गया, बाउंड्री आ गई, तो डी पॉइंट पे फिर से आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो डी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित है, वो डीई डायरेक्शन में है और रिफ्रेक्टेड जो है आपकी वो डी आर टू डायरेक्शन में है। आगे ई पॉइंट पे फिर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो होता रहेगा। लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें जो इंसिडेंट लाइट है उसी मीडियम में हमें यहाँ पर बहुत सारी लाइंस जो है, रेज है, पैरेलल मिलेगी। कौन कौन सी, R1, R2, R3, R4, R5, बहुत सारी पैरेलल रेज मिलेगी। इन सब को हम एक स्क्रीन पे डालेंगे तो इन सब का आपस में सुपर इम्पोज होगी एक दूसरे के ऊपर, और वो सुपर इम्पोज होके क्या होगा, वहां पे इंटरफियरेंस होगा। इंटरफियरेंस होगा तो वहां पे क्या बनेगी, फ्रिंजेस बनेगी, क्योंकि वहां पे इंटरफियरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होगा, डिस्ट्रक्टिव भी होगा, तो हमें फ्रिंजेस दिखाई देगी। सिमिलरली नीचे स्क्रीन डाल के T1, T2, T3, T4 वाली जो लाइट है उसके बीच में हम क्या करेंगे, सारी रे को एक पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे फोकस कर वो सुपर इम्पोज करवाएंगे, तो इनमें भी इंटरफेरेंस होगा, इनकी वजह से भी फ्रिंजेस बनेगी। इंटरफेरेंस क्यों होगा, क्योंकि ये सारी रेज है जो कहीं पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव करेगी, तो कहीं पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो कहीं पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर हम इन फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, इनके बारे में कुछ बताएंगे, वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब ये हमारे पास फ्रेनेल का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फ्रेनेल ने एक फॉर्मूला दिया था, फ्रेनेल ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई बाउंड्री है जिसके ऊपर कोई अलग मीडियम है और नीचे कोई अलग मीडियम है, और वहां पे हमारे पास कोई लाइट गिरती है, मान लीजिए, ठीक है, कोई लाइट अगर हमारे पास यहाँ पर गिरती है और इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो R1 R2 नाम है ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिए गए हैं, और ये जो T1 T2 नाम है ये ट्रांसमिशन की वजह से दिए गए हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी चीज को पार कर जाना, तो ये पूरी फिल्म को पार करके बाहर निकली है लाइट और ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर तो बिकॉज मैं एक ही सरफेस का एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी और ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट होगी। ओके, यहाँ पे हम बीसी को ट्रांसमिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरी थिन फिल्म को पार करने के बाद लास्ट में जो रे मिली है वो है CT1 ET2, तो CT1 ET2 आपकी ट्रांसमिटेड लाइट में आएगी और BR1 DR2 आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक ही सरफेस ले रहे हैं इसलिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी, ये ट्रांसमिटेड लाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेनेल ने ये कहा था कि जब कोई रे आपके पास आती है और उसका इस पॉइंट पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट आपका ट्रांसमिट हो जाता है, तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम, उसको अगर R से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो R का फॉर्मूला आपके पास होता है μ-1/μ+1। ठीक है, ये जो स्मॉल r है ये आपको बताता है, अनुपात बताता है बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में, ये आपको बताता है रिफ्लेक्टेड लाइट का इंसिडेंट लाइट के सापेक्ष या उसके रेस्पेक्ट में, यानी उसका कितना पोर्शन है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो इंसिडेंट लाइट है, सपोज रिफ्लेक्टेड का आपके पास जो एम्पलीट्यूड है मैं उसे मान लीजिए R प्राइम से डिनोट करती हूँ, और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है उसमें जो आपके पास है उसको I से डिनोट कर देते हैं मान लीजिए, तो इनका जो रेशियो होगा ये आपके पास क्या है, स्मॉल r है। मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड ही बताता है, लेकिन वो किसके सापेक्ष बताता है, इंसिडेंट लाइट के सापेक्ष बताता है, यानी इंसिडेंट की तुलना में रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कांच की फिल्म लेते हो तो म्यू इज इक्वल टू कितना आता है, 1.5 आता है। ऐसी सिचुएशन में आर की यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0.2, करेक्ट। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है
उसमें यानी कि जो इंसिडेंट लाइट आई थी उसका एम्पलीट्यूड कितना था, 1 था उसका एम्पलीट्यूड, और उसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें कितना एम्पलीट्यूड गया, 0.2 ही आपके पास एम्पलीट्यूड, मतलब 1 में से नहीं देना चाहिए मुझे इसका कोफिशिएंट, क्योंकि वो इंटेंसिटी से निकलेगा। सॉरी, 1 अभी नहीं लेंगे, एम्पलीट्यूड वाले केस में 1 नहीं लेंगे, डायरेक्टली टोटल नहीं होता है एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी का टोटल 1 होता है। सो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 0.2 आ रहा है। ये बात हो गई एम्पलीट्यूड की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो देखो, जो इंटेंसिटी होती है, बेसिकली इंटेंसिटी किसको बताती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो इंटेंसिटी इनडायरेक्टली आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, एनर्जी के बारे में। सो अगर कोई वेव आती है यहाँ पे, उसका कुछ पार्ट तो हो जाता है रिफ्लेक्टेड और कुछ पार्ट आपके पास हो जाता है यहाँ पे ट्रांसमिट, ठीक है। हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और अगर एम्पलीट्यूड को हमने रिफ्लेक्टेड लाइट में स्मॉल r से डिनोट किया है, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी का कोफिशिएंट है, देखो दो चीज ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के कोफिशिएंट के एम्पलीट्यूड को आपने r बोला है, तो कोफिशिएंट ऑफ इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ही वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है अपन को, r² से करना है। ये r² आपको बता देगा कितनी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसमिट हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये वैल्यू 1 आती है और यहाँ पे r² आता है और ये t² आता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से r² प्लस t² की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर r² की वैल्यू कहीं पे आती है, मान लीजिए 0.3, मान लीजिए 0.3 आती है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास 100% लाइट आई, जिसमें से 30% आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई और 70% आपके पास ट्रांसमिट हो गई। तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये होना चाहिए आपके पास 0.3। सिंपली आर वाला टर्म जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली आर वाला टर्म क्या बताता है, एम्पलीट्यूड का कोफिशिएंट बताता है, और एम्पलीट्यूड का कोफिशिएंट रिफ्लेक्टेड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट में दोनों का डायरेक्ट टोटल होके 1 नहीं आता है, उनकी इंटेंसिटी का जो कोफिशिएंट होता है उसका टोटल 1 आना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी को बताता है और एनर्जी आपके पास डिवाइड होती है, तो ऊपर जितनी जा रही है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से। सो ये वाला जो फॉर्मूला आता है वो कहाँ से आपका आता है, एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। तो आप यहाँ से टी की, अगर हमें तो आपको अगर मान लीजिए सिर्फ आर ही पता था, आपको सिर्फ आर ही पता था और आपको एम्पलीट्यूड निकालना है ट्रांसमिटेड लाइट का, सो t² का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ रहा है, 1 माइनस r²रूट। तो अगर आपके पास r की वैल्यू 0.2 है तो आप यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 0.98 आएगी, ध्यान रखिएगा ये आपके पास है ना, 0.98 आएगी इस कंडीशन में। ये देखो अब 0.98 है और 0.2 है, दोनों का टोटल 1 नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। सो r प्लस टी आपके पास 1 नहीं हो रहा है, बट r² प्लस t² आपके पास कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, जो गिवन कांच के लिए था, ग्लास के लिए हमने लिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये मैंने इंटेंसिटी का परसेंटेज, इंटेंसिटी से अपन ये परसेंटेज 100% करते हैं, एम्पलीट्यूड से नहीं करते हैं। अब इस R का मतलब क्या है और इस T का मतलब क्या है, तो अब देखिए इसका ये मतलब है, अगर आपके पास इस तरह से कोई थिन फिल्म ली है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई रे डाली और उसका आयाम एम्पलीट्यूड मान लीजिए A0 है, तो जब पहली बार उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि आपने उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना बोला था, 0.2 बोला था, करेक्ट। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो करती क्या है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड है A1, तो ये A1 आपके पास कितना होगा, ये आपके पास ओरिजिनल एम्पलीट्यूड लेना है A0 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.2 से। तो ये देखो 0.2 टाइम्स A0 आपके पास इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा। उसी के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लाइट इधर चली गई आपके पास और ये आपके पास ट्रांसमिट हो गई, यहाँ पे आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है, सपोज ट्रांसमिटेड लाइट का आयाम है A2 और हमने देखा था T की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.98, तो ये जो A2 है वो कितना होगा, 0.98 टाइम्स ओरिजिनल A0। अब इसी तरह से ये लाइट फिर यहाँ पे गई और अब ये इधर चली गई, करेक्ट, और ये मान लीजिए आपके पास है A3। अब आपका A3 कितना होगा, देखो एक बार अभी तो एक ही बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, आ गई बात समझ में। अगर आपके पास एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुई है और यहाँ पे जो लाइट आपको मिली है वो है 0.2 टाइम्स A0, और उसके बाद जितनी बार भी आपका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.
0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो एक बार ट्रांसमिशन हो गया, यानी यहाँ पे 0.98 से एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसका मतलब जब ये यहाँ तक आएगा तो 2 बार होना चाहिए, इसलिए ये टर्म स्क्वायर आएगा। सो सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 2 बार स्क्वायर हुआ है, इसलिए आपके पास 0.9। देखो जितनी बार वो सरफेस को पार करेगी, हम पार करते ही 0.98 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी बार वो रिफ्लेक्ट होगी, हम रिफ्लेक्ट होते ही 0.2 से उसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A1 जो लाइट आपको मिल रही है, यहाँ पर केवल एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ था, तो हमने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे एक बार अपवर्तन हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, तो दोनों पॉइंट पे ट्रांसमिशन 2 बार हो गया, इसलिए हमने जो फाइनल यहाँ से रे मिलेगी वो 0.98 का स्क्वायर। और ये जो रे आपको मिली है, ये 0.98 टाइम्स एम्पलीट्यूड मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो लाइट है यहाँ पे, ये आपके पास क्या मिलेगी, 0.98, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये देखो रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए फिर आपका 0.2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो आपका 0.298 हो गया और 0.2 टाइम, और अब आपको मिल रहा है यहाँ पर A3, यानी फिर से आपको इस बार एक बार ट्रांसमिशन हो रहा है, देखो फिर से ट्रांसमिशन, तो फिर से एक बार 0.983। सो आपका एक में मैं यहाँ लिख देती हूँ, A1 आपको मिला था सिर्फ एक रिफ्लेक्शन से, एक रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें ये मिल गया। A2 मिलने के लिए आपको एक बार यहाँ ट्रांसमिशन हुआ, एक बार यहाँ ट्रांसमिशन हुआ, तो ओरिजिनल का 2 बार ट्रांसमिशन हुआ, ये देखिए। और A3 मिलने के लिए कितना हुआ, A3 मिलने के लिए पहले लाइट एक बार यहाँ पे आई, ठीक है, यानी एक ट्रांसमिशन, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन, तो 2 बार तो आपका ट्रांसमिशन हो गया और एक बार आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो 2 बार ट्रांसमिशन का मतलब है 0.98 का स्क्वायर, और एक बार आपका सॉरी 2 बार ट्रांसमिशन की वजह से 0.98 2 बार आ जाएगा, और एक बार आपका रिफ्लेक्शन आ गया। इसी तरह से आप A4 A5 आगे निकाल सकते हैं, ये आपको मिलता जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे जितनी बार अपवर्तन होता जा रहा है, उतनी बार 0.98 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और जितनी बार आपके पास परावर्तन होता जा रहा है, हम 0.2 से मल्टीप्लाई इसको करते जा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास A1 A3 A5 आ गए, ये तो है रिफ्लेक्टेड लाइट के आयाम। A2 A4 A6 हमारे पास हो जाएंगे ट्रांसमिटेड लाइट के आयाम। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इंटरफियरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज। जो हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, जब उनका इंटरफियरेंस होगा सबका, तो हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा। सो वो जो यहाँ पे हमारा डायग्राम है, उसे वापस लेते हैं हम। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम हमारा आ चुका है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है सिर्फ हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो इंटरफेरेंस है हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट लेते हैं। स्क्रीन पे कौन कौन पहुंचेगा, BR1 पहली लाइट, DR2, ठीक है, हमारी रेज है BR1 और इधर से हमारी जाएगी DR2। इन दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस कितना है। सो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, देखो D पॉइंट से N पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर, मतलब D पॉइंट से लेके सामने वाली रे पे एक परपेंडिकुलर डाला है DN। अब ये जो DN है, तो आप देखिए N से बाद वाली लाइट, मतलब जो BR1 है, उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया BN प्लस NR1, ये इसका टोटल पाथ हो गया पहली वाली लाइट का। लेकिन जो दूसरी वाली DR2 है, वो कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, देखो A से लेके B तक का जो पाथ है वो तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ से BR1 जो है वो तो इधर ही निकल गई, और बाकी जो बची हुई रे है वो पहले BC तक गई, फिर CD तक आई, और फिर DR2 तक आई, राइट। तो इसका पाथ तो इतना ही होगा। लेकिन इस वाली लाइट का जो पाथ है वो टोटल पाथ कितना हो जाएगा आपके पास, हम B पॉइंट से दोनों की स्टार्टिंग मान रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास BC प्लस ये हो जाएगा हमारे पास CD, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास DR2।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जैसे ही हमने डी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये जो NR1 है और जो DR2 है ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा? क्योंकि एक लाइट आपके पास सपोज ऐसी जा रही थी और दूसरी आपके पास पैरेलल ऐसी है। जैसे ही आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो परपेंडिकुलर के बाद की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। तो आपके पास NR1 और DR2 तो सेम है, राइट? तो NR1 वाला पाथ और DR2 वाला पाथ तो दोनों में कॉमन है इसलिए काट दो, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कौन सी वेव ने ज्यादा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो NR1 वाला पाथ इसने भी ट्रेवल किया है और NR1 के बराबर ही DR2 ने ट्रेवल कर लिया, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। अब इसका मतलब इस रे ने जो पाथ ट्रेवल किया टोटल वो कितना मान लेते हैं BN, और इसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा BC प्लस CD। तो पाथ डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो जो BC और CD वाली लेंथ है वो म्यू मीडियम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। इस वजह से ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम क्या लेंगे, म्यू टाइम्स BC प्लस CD, ठीक है। और इसका पाथ है BN जो है वो हवा में है, तो सिंपली क्या करेंगे माइनस का BN। तो ये हमारे पास इनका पाथ डिफरेंस हमें मिल गया हमारे पास। अब BC और CD की डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा I एंगल है, इंसिडेंट एंगल। अगर ये आपके पास I है तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग B पॉइंट पे ये आपके पास R एंगल बन रहा है। तो ऐसे यहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा सा ये, क्योंकि मुझे BC की वैल्यू निकालनी है। हालांकि आपको पिक्चर से दिख रहा होगा कि जो BC वैल्यू है और जो CD वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। BC और CD आपके पास क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, तो हम सिर्फ BC निकाल लेते हैं। सो BC निकालने के लिए आप एक बार ट्राइंगल देखिए। ट्राइंगल आपके पास है यहाँ पे B और यहाँ पे है आपके पास M और यहाँ पे आपके पास C। ये यहाँ पे एंगल R बन रहा है। अगर ये एंगल R है यानी रिफ्रैक्शन एंगल R है तो ये एंगल भी R बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे ये एंगल डायग्राम में क्या बना हुआ आपके पास, R बना हुआ है। ये एंगल R है, थिकनेस आपने कितनी ली है T, यानी कि ये जो लेंथ आपके पास वो कितनी बन रही है, T बन रही है। ओके, और अब हमें चाहिए, यहाँ पे इसका बेस नहीं पता है, हमें BM की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस BM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर अपन को उनको BC चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, BM भी पता करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं पता करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यहाँ पे BC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसे। तो देखो आप cos R निकालो। cos R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, cos R आएगा हमारे पास बेस यानी कि T और अपॉन BC, ठीक है। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ रही है, T अपॉन cos R। अगर हमारे पास BC इतना है तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि CD भी हमें क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, CD के इक्वल भी कर देते हैं। तो हमारे पास BC और CD आ चुका है और हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा काम है BN की वैल्यू निकालना। ये देखो BC CD आ चुका है, अब हम करते हैं BN। सो डायग्राम में देखो BN की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपके पास देखो ये एंगल यहाँ पे I बन रहा था, अगर ये एंगल I है तो रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि जो अगर I एंगल पे इंसिडेंट है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, I ही होगा। ये एंगल भी यहाँ पे क्या होगा, I होगा। और अगर ये एंगल I है तो ये वाला ट्राइंगल देखो आप एक बार, आपके पास ऐसा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 है और अभी अभी अपन ने बोला कि ये एंगल I होगा, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 माइनस I हो जाएगा और ये 90 है तो आपके पास वापस ये एंगल कितना आ जाएगा, I। तो अगर आपके पास ये एंगल I है तो यहाँ से अपन साइन I की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास है B और यहाँ से हमने यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमारा M और ये पॉइंट हमारा Y। सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि जो BM है वही वैल्यू MD के इक्वल है। ध्यान रखना, BM जो है वही वैल्यू किसके इक्वल है, MD के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BN की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो आपके पास BN है और ये आपके पास BD है और ये आपके पास एंगल I है। तो यहाँ से अगर मैं साइन I की वैल्यू निकालूं तो साइन I के सामने वाली लेंथ कौन सी है, BN, और इसका ये वैल्यू कितनी है आपके पास, BD है। तो यहाँ से हमें BN की वैल्यू चाहिए, तो BN की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, BD साइन I। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास BD भी नहीं है, तो BD हमारे पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आप आ जाओ, आप BD को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ BM लिख सकते हो। ज्योमेट्री से आप BD क्या है, BD बेसिकली BM प्लस MD है और M पॉइंट जो है वो B और D के बिल्कुल सेंटर पे आता है, तो आप इसे ट्वाइस ऑफ BM लिख लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ BM और ये हमारे पास आ जाएगा साइन I, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें BM निकालना है। BM निकालने के लिए वापस इसी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, आप यहाँ पे बना रही हूँ ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये B है,
ये m है, ये c है, यहाँ पे r था। इसी ट्राइंगल में आप tan r देखो एक बार, इसी ट्राइंगल में हम क्या निकालते हैं, tan r निकालते हैं। tan r कितना हो जाएगा आपके पास, bm अपॉन cm, ठीक है। और cm आपके पास क्या है, ये थिकनेस t है, cm आपके पास क्या है, थिकनेस t। तो हमें यहाँ से bm चाहिए, तो bm कितना हो जाएगा, cm इंटू tan r, cm कितना है t, और आपके पास कितना हो जाएगा tan r। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को, ट्वाइस ऑफ t tan r sin i। ये देखिए ये bn आ चुका है। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 1 में अपन पुट कर देते हैं। सो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मैं इस पाथ डिफरेंस को डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज फॉर नाउ। तो हमारे पास ये आ जाएगा, मान लीजिए डेल्टा 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अपन इसको आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस डेल्टा 1 आ जाएगा। हमारे पास μ1 था, साथ में कितना था, BC प्लस CD। BC और CD दोनों सेम थे, तो मैं उसे ट्वाइस ऑफ BC लिख लेती हूँ। माइनस हमारे पास था BN, तो इसको तो म्यू ही रहने दो, सिर्फ म्यू। हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आई थी, BC आया था इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए T अपॉन कॉस आर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2T अपॉन कॉस आर, माइनस BN हमारे पास आया था 2T tan r sin i, तो ये हो जाएगा 2T tan r sin i। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस आया है जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स पहुंच रही है। अब हमें अगर हम चाहिए कि ये जो पाथ डिफरेंस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan r sin i cos r अपॉन म्यू। ये देखो मैंने कॉमन लिया इस टर्म को, और हम जानते हैं कि म्यू जो होता है स्नेल के लॉ से, वो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, ब्रैकेट में 1 माइनस, इस म्यू की जगह रखना है साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जगह रखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, और साइन आर हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इस टेन को देखो रख सकते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर, इसका साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन आर ऊपर जाएगा, और ये वाला कॉस आर एज इट इज है, तो हमारे पास कॉस आर से कॉस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना होता है, कॉस स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर। सो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर आर, और इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड जो लाइट हमें मिल रही है, दो कंटिन्यू वाली जो लाइट होगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमारे पास इतना आता है। अब आपको एक नियम याद रखना है, स्टोक का नियम। स्टोक का नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो रे है वो किसी डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। डेंसर मीडियम का मतलब ये होता है कि अगर इधर आपके पास हवा है और इधर आपके पास ग्लास है, तो ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो गया। अगर कोई रे डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है, तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है, और वो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपके पास कितने का होता है, λ/2 का होता है। लेकिन यही अगर इधर ग्लास होता और इधर एयर होता, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता, ये आपके पास डेंसर मीडियम की बाउंड्री से नहीं होता, बल्कि लाइटर मीडियम की बाउंड्री से होता। तो जब लाइटर मीडियम की बाउंड्री से होता है, तो ये जो λ/2 है वो नहीं आता है, तो सिर्फ आपके पास डेंसर मीडियम की बाउंड्री से ही होगा, तभी आपके पास ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो डेंसर मीडियम की तो इसका मतलब, और हमारे केस में क्या हो रहा है कि इधर थिन फिल्म है हमारी, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो इधर हमने एयर लिया है और इधर हमने म्यू मीडियम लिया है, सपोज ग्लास लिया है, तो डेंसर मीडियम की बाउंड्री से हो रहा है, इसका मतलब λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ आएगा। सो एक्चुअल पाथ, हमें पाथ डिफरेंस कितना मिला था, हमें पाथ मिला था 2 म्यू टी कॉस आर।
तो और एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो फाइनल जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा वन, और ध्यान रखना वो माइनस होगा, डेल्टा वन माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, सो ये टू म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू हमारे पास ये हो जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने जो वो दो रे ली थी, कौन कौन सी ली थी हमने, CT1, ये यहाँ से सपोज इस तरह से ली थी, ये पहले वाली रे ली है और ये सेकंड वाली रे ली है, तो हमने क्या किया था कि इस वाली रे को माइनस किया था इस वाली में से, तो हमने यहाँ पर ध्यान रखना, आपने इसको प्लस, इसका पाथ हमने प्लस साइन के साथ में लिया था और इस वाली का हमने माइनस किया था, और यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं लेमडा, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपके पास किससे हो रहा है, डेंसर मीडियम की बाउंड्री से हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपके पास लाइटर मीडियम की बाउंड्री से हो रहा है, तो इस वाली रे में लेमडा बाई टू नहीं आएगा, इसमें आएगा, और ये वाली जो पाथ थी इसके पाथ को हमने माइनस किया था और इसमें से माइनस किया था, तो इसमें तो आया ही नहीं है, इसमें आया है, इसलिए आपके पास ये माइनस हुआ है, अगर हम उल्टा करते तो हमें प्लस लेमडा बाई टू लेना पड़ता, ठीक है। तो जब यानी कि हमारे पास जो दो रेज मिली है इसमें लेमडा बाई टू का आएगा और इसमें लेमडा बाई टू का नहीं आएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि हमने माइनस लेमडा बाई टू क्यों लिया है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट में हम देखते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आप जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लेमडा के इक्वल होना चाहिए, तो आपका टू म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा, और यहाँ से टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस वन बाई टू लेमडा। तो ये आपका संपोषी व्यतिकरण की यानी कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, और डार्क फ्रिंज का मतलब बिल्कुल डार्क फ्रिंज आपको क्या मिलेगी, उसके लिए आपका जो डेल्टा है वो कितना होना चाहिए, टू एन प्लस माइनस वन लेमडा बाई टू, डिपेंड करता है एन की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं या 1 से शुरू कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर अपन माइनस ले लेते हैं और माइनस कंडीशन में, मतलब सपोज करो हम माइनस ले लेते हैं, अगर ये माइनस ले लेंगे तो एन की वैल्यू हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 से स्टार्ट करनी है, ध्यान रखना, और ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, टू म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे तो टू म्यू टी कॉस आर की वैल्यू आ रही है एन लेमडा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये हमें संपोषी की कंडीशन मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन मिल रही है, और ये हमें डिस्ट्रक्टिव की मिल रही है, जबकि दिखने में हमें ऐसा लगेगा कि एन लेमडा पे तो ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए, लेकिन नहीं, डार्क फ्रिंज बनेगी एन लेमडा पे और ब्राइट फ्रिंज बनेगी एन प्लस हाफ लेमडा बाई टू पे। सो ये हमारा था रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर इंटरफेरेंस। सो ट्रांसमिटेड के लिए ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आप इसका फिर से ये डायग्राम रेफर कीजिए। इस बार हमें क्या करना है, ट्रांसमिटेड लाइट में CT1 और ET2 है ना, CT1 और ET2 के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हमने E पॉइंट से K पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला। अब आप देख लीजिए, मैंने बता रखा है एक बार तो आपको, KT1 वाली लाइन और ET2 ये पाथ तो सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास ये पाथ तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पाथ किस किस ने ट्रेवल किया होगा, इसने एक्स्ट्रा पाथ किया होगा CK, एक रे ने तो आपके पास एक्स्ट्रा पाथ कितना किया होगा CK, और दूसरी वाली C पॉइंट से मतलब ये इधर आई थी, KT1 वाला पार्ट तो ET2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वाली रे ने जो एक्स्ट्रा पाथ किया है वो CK किया है, और जो बाद वाली रे है उसने CD प्लस DE किया है, लेकिन वो म्यू में है तो म्यू में आपका हो जाएगा CD प्लस DE। अब सेम टू सेम आपको वही ज्योमेट्री अप्लाई करनी है जो हमने अभी करी थी, आप सेम टू सेम वैसी अप्लाई कीजिए, ये दोनों सेम आएगा और इसकी लेंथ भी वो की वही आएगी, तो आपके पास फाइनल जो पाथ डिफरेंस आएगा, इस बार भी ध्यान रख लीजिएगा, वो उतना ही आएगा, टू म्यू टी कॉस आर। लेकिन क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट है हमारे पास, यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो लेमडा बाई टू वाला एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आता है, वो केवल रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड होता है, इसलिए हमारा फाइनल पाथ डिफरेंस यही रहेगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट में अगर हमें ये सेम टू सेम कैलकुलेशन जो मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए किया, आप खुद से कर लीजिएगा। पाथ डिफरेंस मैं बस बता देती हूँ कि पाथ डिफरेंस इसमें कितना आएगा। सो पाथ डिफरेंस आपके पास यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको जो म्यू वाला पार्ट है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, म्यू टाइम्स, म्यू में है आपका CD प्लस DE, CD प्लस DE माइनस एयर में है आपका CK,
इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अपन को चाहिए ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट फ्रिंज बने, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा कितना होता है, एन लेमडा, तो 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन लेमडा। और डार्क फ्रिंज आपके पास कब बनेगी, जब 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2n+1 या n+-हाफ लेमडा। तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट में होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस, पूरक व्यतिकरण। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको यहाँ पे थिन फिल्म पे इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट्स मिली है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वो किस पे बन रही थी, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n+हाफ लेमडा पे। इस पे आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज। जबकि इसी शर्त पे 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n+हाफ लेमडा पे ट्रांसमिटेड लाइट की कौन सी फ्रिंज बन रही है, डार्क बन रही है। और बिल्कुल जहां पे जिस कंडीशन पे आपको रिफ्लेक्टेड लाइट की डार्क फ्रिंज मिलती है, उसी शर्त का पालन करती है ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट फ्रिंज। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्टेड लाइट की, यानी जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट की ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसी जगह ट्रांसमिटेड लाइट की डार्क बनेगी। और जहां रिफ्लेक्टेड की डार्क बनेगी, उसी पॉइंट पे आपके पास ट्रांसमिटेड की ब्राइट बनेगी। इसका ये मतलब होता है कुल मिला के ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन को, ऊर्जा के संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि जो लाइट आ रही है, सपोज उसमें 100% एनर्जी है। ब्राइट का मतलब ये होता है कि आपके पास सारी लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रिंज में चली गई। अगर सारी लाइट आपके पास रिफ्लेक्टेड फ्रिंज में चली गई तभी तो वो ब्राइट बनी है। और अगर सारी उसमें चली गई, उसकी ब्राइट फ्रिंज बन गई, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आपके पास लाइट ही नहीं बची, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या बनेगा, अब डार्क बनेगा। या ऑब्वियसली अगर सारा उजाला आपने यहाँ दे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और जब यहाँ पे आपको ब्राइट मिलेगी तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, डार्क मिलेगी। तो ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है कि अगर एक जगह सारी एनर्जी चली गई है तो दूसरी जगह उतनी ही मात्रा में एनर्जी घट जाती है। इसलिए जब यहाँ ब्राइट बनेगी तो यहाँ डार्क होगी, जब यहाँ डार्क बनेगी तो यहाँ पे ब्राइट होगी। तो इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री ना, यानी कि जब ये कम होता है तो वो ज्यादा हो जाता है, और जब वो ज्यादा होता है तो ये कम हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इस टॉपिक में आपसे कई बार पूछा जाता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन या फिर हेडिंजर फ्रिंज। हेडिंजर फ्रिंज, इसके बारे में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। हेडिंजर फ्रिंज का बारे में समझने के लिए आप समझिएगा कि सपोज आपने कोई थिन फिल्म ली है, मैंने स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा उस थिन फिल्म को, और ऊपर से यहाँ पे लाइट का सोर्स है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, इस पूरे फिल्म पे सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल एस के नीचे है। अब इस एस से इस सर्कल के हर पॉइंट पे गिरने वाली जो रे है, उसका इंसिडेंट एंगल सेम होगा कि नहीं होगा। कैसे, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इसी थिन फिल्म पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये लो, तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये आई एंगल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आपको बताऊं तो ये देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट, और इधर ये, इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल आई है, इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल आई है, और अगर यहाँ से आओगे तो इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल आई है, यहाँ पे आओगे तो इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल आई है। सो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि अगर एस सोर्स से जितने भी इस पूरे सर्कल के हर बिंदु पर जो इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है, उसका मान क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है। और अगर आई का मान सेम होगा इन सब के लिए, तो हम जानते हैं हर आई के करस्पॉन्डिंग हमें आर मिलता है। अगर आपके पास आई इन सारे पॉइंट पे सेम मिल रहा है तो इनके लिए आर का मान भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट। तो समान आपतन कोण वाली, यानी कि सेम इंसिडेंट एंगल वाली जो लाइट है, उसकी वजह से बाद में जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, अब इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी आगे कहीं पे स्क्रीन पे, इन सारे पॉइंट से, कौन से, इन सारे पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, उस रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या था, 2 म्यू टी कॉस आर। सबके लिए म्यू सेम है, सबके लिए थिकनेस सेम है, केवल आई डिफरेंट हो सकता था, लेकिन आई भी हमने सेम कर दिया। अगर आई सेम कर दिया तो आर भी अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आई सेम होते ही आपका आर सेम हो गया, यानी पाथ डिफरेंस सबका सेम हो चुका है। तो आपके सबका सेम डिफरेंस होने की वजह से जो आपके पास रेजल्टेंट फ्रिंज बनेगी,
उस फ्रिंज का शेप भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि ये सारे आपके पास क्या गई है, सर्कुलर शेप से गई है। अच्छा, इसी के पैरेलल ध्यान रखना, आपने ये सर्कल लिया है, या इन सारे पॉइंट से जो लाइट जाएगी वो आगे जाके सर्कुलर फ्रिंज ही बनाएगी। इसी के पैरेलल अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो आप ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो जाहिर सी बात है अगर एस से यहाँ कोई लाइट गिरी है और एक यहाँ कोई लाइट गिरी है तो ये एंगल आई होगा, तो ये एंगल भी आई होगा। तो ये वाली फ्रिंज जो होगी आपके पास, और ये वाली जो फ्रिंज होगी, और ये वाली जो फ्रिंज होगी, और ये वाली जो फ्रिंज होगी, इन सब के लिए आई का मान क्या है, सेम। तो इसकी वजह से आपको फ्रिंज मिलेगी, इसकी वजह से फ्रिंज मिलेगी, इसकी वजह से, ये सारी फ्रिंजेस क्या होगी, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, यानी सम आनत फ्रिंजे बोलते हैं इनको, ध्यान रखना। और दूसरा नाम इनका है हेडिंजर फ्रिंज। तो हेडिंजर फ्रिंज की डेफिनेशन आप क्या देंगे कि आपके पास अगर मान लीजिए सर्कल के सारे पॉइंट्स की जो भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं इन सब के लिए आई का मान क्या है, तो वो सारी फ्रिंजेस जिनके लिए आई का मान क्या होता है, सेम होता है, तो उनके लिए आर का मान भी सेम हो जाता है। और हमें जो फाइनल फ्रिंज मिलती है वो वृत्ताकार आकृति की होती है, सर्कुलर शेप की होती है, और उन फ्रिंजेस को हम क्या बोलते हैं, हेडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं। इन्हें सम आनत यानी कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कहते हैं। एक और इसमें टॉपिक आता है कि कलर ऑफ थिन फिल्म, मतलब हमारे पास कलर जो है वो दिखाई देता है कई बार फिल्म के अंदर, वो कलर क्यों दिखाई देता है। तो अब देखिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू, चाहे वो एन लेमडा हो चाहे वो एन प्लस हाफ लेमडा हो, तो अगर हमने इंसिडेंट लाइट में व्हाइट लाइट यूज कर ली, तो बिकॉज व्हाइट लाइट के अंदर सारे जो कलर्स होते हैं उनके लिए लेमडा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो एन लेमडा की शर्त है ये सारे कलर्स के लिए अलग अलग पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी, क्योंकि लेमडा चेंज होते ही सबके लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर रेड का क्या हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त पूरी हो जाए, और उसी जगह आपके पास ग्रीन और या जो बाकी कलर हैं उनकी डिस्ट्रक्टिव की शर्त पूरी हो जाए। क्योंकि देखो पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। व्हाइट में क्या होता है, सबका लेमडा अलग अलग होता है, अगर लेमडा बदल जाएगा तो सबका पाथ डिफरेंस की शर्त बदल जाएगी। तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर या किसी पाथ डिफरेंस के लिए लाल रंग का वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो और बाकी रंगों का वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी रंगों के लिए तो वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी और रेड के लिए वहां पे कौन सी बनेगी, ब्राइट। तो आपने तो व्हाइट लाइट डाली लेकिन जो आपको फ्रिंज दिखाई देगी वो रेड कलर यानी कलरफुल दिखाई देगी। उसी तरह से कहीं पर कहीं पर भी जिस कलर का ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है केवल वो रंग की फ्रिंज दिखाई देगी, बाकी सब उस टाइम छुप जाएंगे या उनका डार्क फ्रिंज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस वजह से आपको जो थिन फिल्म है वो कैसी दिखाई देती है, कलरफुल। तो अगर एग्जाम में आता है ना कि पतली फिल्म जो होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो आप देख सकते हैं कि जो सनलाइट आती है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो जो हमारे पास साबुन का बुलबुला, आप देखो साबुन का बुलबुला बेसिकली एग्जाम्पल किसका है, थिन फिल्म का ही तो है। तो साबुन के बुलबुले को आप कभी भी रोशनी में देखिए सूरज की तरफ करके, आपको उसमें रंग बिरंगी वो शेप्स दिखाई देती है। वो इसीलिए दिखाई देती है कि सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर की है, और जब उसमें से लाइट पास होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो कुछ कलर का वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और कुछ कलर का डिस्ट्रक्टिव होता है। तो जिनका डिस्ट्रक्टिव होता है वो कलर छुप जाते हैं और जिनका कंस्ट्रक्टिव होता है वो हमें उभर के दिखाई देते हैं, इसलिए हमें पतली फिल्मों में रंग भी नजर आता है। सो ये था हमारा पूरा थिन फिल्म का टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन।